नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। और दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है साइलोलिज्म या न्याय वाक्य। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं और उस कथन के ऊपर कुछ निष्कर्ष भी हमें दिए हुए होते हैं और हमें 4 से 5 इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं। जो कौन सा ऑप्शन उसके अंदर वो फॉलो कर रहा है वो हमें उत्तर के रूप में देना होता है। तो चलिएगा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अब तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिएगा, अपना टॉपिक शुरू करते हैं, साइलोलिज्म या न्याय वाक्य। तो किस प्रकार से टॉपिक हो सकता है, जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, न्याय वाक्य या साइलोलिज्म। इसको हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं, या आपके 2 कथन भी हो सकते हैं या 3 कथन भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और इसी के अंदर हमें कुछ निष्कर्ष दिए हुए होते हैं और उस निष्कर्ष के आधार पर कुछ ऑप्शन दिए हुए होते हैं और ये ऑप्शन हमेशा सेम ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या सेकंड अनुसरण करेगा, दोनों सही है, दोनों गलत है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ऐसे हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं। और इसके आधार पर हमें वेन आरेख बनाना होता है। उस वेन आरेख से हम पता लगा पाते हैं कि ये निष्कर्ष उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा कथन जो फर्स्ट है, इस कथन फर्स्ट के अंदर क्या कहा हुआ है, सभी कुत्ते क्या है, गधे हैं। ये हमें ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, कथन के अंदर दिया हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बनाता हूं, अगर कुत्ते क्या बनाता हूं, इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम में बनाया है मैंने सभी, ये बन गए कुत्ते। और कुत्ते, सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते गधे हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे दोस्तों, गधे के अंदर आएंगे। जो बड़ा वेन आरेख बनेगा, बड़ा वेन आरेख किसका बनेगा, गधों का बनेगा, और छोटा वेन आरेख किसका बनेगा, कुत्तों का। ताकि सभी जो कुत्ते हैं किसके अंदर आ रहे हैं, गधे के अंदर आ रहे हैं। जैसा कि हमें पहला कथन कहा हुआ है कि सभी जो कुत्ते हैं, ये सभी कुत्ते किसके अंदर आते हैं, गधे के अंदर आते हैं। ये हमें कथन कहा हुआ है। तो ये सभी कुत्ते किसके अंदर आ रहे हैं, गधे के अंदर आ रहे हैं। सेकंड कथन देखिएगा, सभी जो गधे हैं ये बिल्लियां हैं। सभी गधे क्या हैं, बिल्लियां हैं। इसका मतलब ये गधे सारे किसके अंतर्गत आएंगे, बिल्लियों के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, बिल्लियों के। और यहां आ जाएगा बिल्लियां। इस प्रकार से दोस्तों, जो हमें कथन दिए हुए होंगे उस कथन के आधार पर हमें इस प्रकार से वेन आरेख बनाना है। और वेन आरेख के आधार पर ही हमें निष्कर्ष निकालना है कि ये निष्कर्ष इस कथन से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। पर उससे पहले दोस्तों, यदि हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, कहां से, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तो कुछ कथन के अंदर दिया हुआ कुछ तो सही होता है, लेकिन सभी सत्य नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बाहर से अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो कुछ और सभी दोनों ही सत्य होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा निष्कर्ष 1 दिया हुआ है, निष्कर्ष फर्स्ट। और निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या दोस्तों, ये जो कथन हमने इसके आधार पर वेन डायग्राम बनाया है, इस वेन डायग्राम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो सारे के सारे कुत्ते हैं किसके अंतर्गत आ रहे हैं, गधों के अंतर्गत आ रहे हैं। और गधे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्लियों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप बन रहा है अपना, वो ग्रुप किसका बन रहा है, बिल्लियों का बन रहा है। और बिल्लियों के अंदर छोटा ग्रुप किसका है, गधों का। और गधों के अंदर छोटा ग्रुप किसका है, कुत्तों का। तो ये सारे के सारे जो कुत्ते हैं क्या हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं। और सारे के सारे गधे क्या हो सकते हैं, बिल्लियां हो सकते हैं। और कुत्ते और गधे दोनों कहें तो ये भी बिल्लियों के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा कथन है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो दोस्तों, सभी के सभी कुत्ते हैं किसके अंतर्गत है, बिल्लियों के अंतर्गत है। तो ये हमारा जो पहला कथन है, ये पहला कथन क्या होने वाला है, सत्य होने वाला है, सही होने वाला है। सेकंड देखिएगा, कुछ बिल्लियां गधे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये है बिल्लियां, क्या है, बिल्लियां और कुछ बिल्लियां। तो दोस्तों, ये पूरा जो वेन आरेख है, ये वेन आरेख है बिल्लियों का। और इन बिल्लियों में से कुछ बिल्लियां क्या है, गधे हैं। क्या है, गधे हैं। दोस्तों देखिएगा, इसका वेन आरेख बड़ा है। हम कहां से जा रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सही होगा लेकिन सभी सही नहीं होगा। कैसे, क्योंकि ये ग्रुप बड़ा है बिल्लियों का और अंदर जो ग्रुप है गधों का, वो ग्रुप क्या है, छोटा है। तो बाकी की यहां पर जो बिल्लियां आएगी, जैसे इस जगह आ गई, इस जगह आ गई, ये बिल्लियां क्या नहीं होगी दोस्तों, गधे नहीं होंगी। क्योंकि गधे का ग्रुप क्या है, अंदर की तरफ है। तो सभी की सभी बिल्लियां क्या नहीं हो सकती है, गधे या कुत्ते नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन सभी बिल्लियों में से कुछ बिल्लियां, जैसा ग्रुप यहां पर आ रहा है दोस्तों, देखिएगा ये ग्रुप जो यहां पर आ रहा है, यहां पर
इस ग्रुप के अंदर जो बिल्लियां आ रही है वो गधे भी है, और इस ग्रुप के अंदर जो बिल्लियां आ रही है वो क्या है, कुत्ते हैं। इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं हम तो क्या आ रहा है, कुछ वाला संबंध आ रहा है। लेकिन हम जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या कह सकते हैं, सभी कुत्ते क्या है, बिल्लियां है। क्योंकि दोस्तों सारी जो बिल्लियां हैं, बिल्लियों के अंतर्गत ही कुत्ते आ रहे हैं, तो सारे के सारे कुत्ते क्या हो सकते हैं, बिल्लियां हो सकते हैं। सारे के सारे गधे हैं, ये गधे भी क्या हो सकते हैं, बिल्लियां हो सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो बिल्लियां जहां पर दोस्तों इस जगह जो बिल्लियां आ रही है, ये बिल्लियां क्या नहीं हो सकती है, गधे नहीं हो सकती है, क्योंकि गधों का ग्रुप छोटा है। तो इसके अंदर जाएं तो गधों के अंदर भी यहां पे मैं देखूं तो यहां पर जो गधे हैं वो क्या नहीं हो सकते हैं, बिल्लियां नहीं हो सकते हैं। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला कथन तो सही होगा, लेकिन सभी वाला कथन सही नहीं होगा। और जब हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो कुछ और सभी वाला दोनों संबंध सही होंगे। जैसे देखिएगा, मैं यहां पर कहता हूं कुछ गधे हैं, वो क्या है, बिल्लियां हैं। यहां पर मैं कथन कहता हूं कुछ गधे क्या है, बिल्लियां हैं। तो देखिएगा सारे के सारे गधे ही क्या है, बिल्लियां हैं। तो उसमें मैं कह देता हूं कुछ गधे बिल्लियां हैं, तो ये कथन सही होगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे सारे गधे हैं वो बिल्लियां हैं, तो कुछ गधे भी क्या होंगे, बिल्लियां होंगे। तो यहां पर ये कुछ वाला संबंध भी क्या हो जाएगा, कुछ वाला संबंध भी सही हो जाएगा। और मैं कहता हूं सारे के सारे गधे क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो सारे के सारे गधे वास्तव में दोस्तों बिल्लियां हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो सभी वाला कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पर मैं कहता हूं सभी की सभी बिल्लियां गधे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सभी वाला कथन क्या हो जाएगा, यहां पर ये सभी वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी की सभी बिल्लियां क्या नहीं है, गधे नहीं है। और साथ में मैं कहता हूं कुछ जो बिल्लियां हैं वो क्या है, गधे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर भी बिल्लियां हैं, यहां पर भी बिल्लियां हैं। तो यहां में से कुछ जो बिल्लियां हैं वो गधे हैं। तो ये वाला कथन, कुछ वाला कथन यहां पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब इसके ऊपर अपने को क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिएगा, इस प्रकार से जो पहला कथन हमारे पास निकल के आया, देखिएगा पहला कथन क्या है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो सभी कुत्ते हैं, ये बिल्लियों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो बिल्लियां है, एकदम सही कथन हो गया। और सेकंड में कहा हुआ है कुछ बिल्लियां गधे हैं। तो दोस्तों इन बिल्लियों में से कुछ बिल्लियां क्या है, गधे हैं, क्योंकि हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी कथन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ बिल्लियां गधे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या निकल कर आया, हमारा कथन जो एक था वो कथन एक भी सही निकल कर आया, और कथन सेकंड भी क्या निकल के आया, सही निकल के आया। इसका मतलब कथन सेकंड और फर्स्ट दोनों ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसके बाद में जो हमें ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कथन फर्स्ट अनुसरण करता है। उसके बाद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन सेकंड अनुसरण करता है। उसके बाद हो जाएगा दोनों कथन अनुसरण करते हैं, या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दोस्तों जब भी या आता है, या वाली स्थिति में क्या होता है, या तो पहले वाला या सेकंड वाला, दोनों में से एक। जब भी या की स्थिति आए, किसकी स्थिति आए, या की स्थिति आए, या तो पहले वाला होगा या सेकंड वाला होगा, दोनों में से एक होगा। इन चारों ऑप्शन के अंदर में से इन ऑप्शन के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही हो रहा है। तो हमारा निष्कर्ष जो सही हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। जो हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है, परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसके अंदर कहा हुआ है कि दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, या दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों साइलोजिज्म जो न्याय वाक्य बेसिकली ये टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या किया होता है, हमें कथन दिए हुए होते हैं, और कथन के बाद में कथन दो या दो से अधिक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उसके बाद हमें निष्कर्ष दिए हुए होते हैं, और उन कथन के आधार पर हमें वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम बनाने के बाद में जो उसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, वो निष्कर्ष हमें निकालना है। और निष्कर्ष हमें दे रखे होंगे, उसके अंदर कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें पता करना है। और पता करने के बाद में जो हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ABCDE, उसके अंदर पढ़ना है कौन सा ऑप्शन उसे फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष उस ऑप्शन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, वो देखना है हमें, और उसके बाद में उसको टिक करना है। तो इस प्रकार का इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें कथन दिए हुए हैं,
और दोस्तों इसके अंदर भी हमें कितने कथन दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। इसके आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले हुए हैं। इस निष्कर्ष के अंदर ये दोनों निष्कर्ष सही है या फिर ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं, या इनमें से एक सही है या एक गलत है, इसका हमें पता करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कथन देखते ही, जैसे ही हमें कथन दिखाई दे, हमें क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम के आधार पर उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले कहा हुआ है दोस्तों सभी चाय क्या है, कॉफी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं किसका डायग्राम बनाऊंगा, चाय का। किसका, चाय का। ये मैंने चाय का इस प्रकार से डायग्राम बना दिया है और क्या कहा हुआ है, सभी जो चाय है वो कॉफी है। इसका मतलब ये सारी की सारी जो चाय है किसके अंतर्गत आती है, कॉफी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, कॉफी। ये कॉफी के अंतर्गत आती है। और बाद में देखिएगा कथन जो सेकंड कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि सभी जो कॉफी है ये क्या है, दूध है। और ये सारी की सारी जो कॉफी है वो किसके अंतर्गत आती है, ये आती है दोस्तों दूध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, दूध के अंतर्गत। ये सारी की सारी कॉफी दूध के अंतर्गत आती है, सारी की सारी चाय कॉफी के अंतर्गत है और सारी की सारी कॉफी दूध के अंतर्गत है। ये हमारे दोनों दोस्तों कथन हो गए, है ना। ये दोनों कथन हमारे हो गए इस प्रकार से। और इस कथन के आधार पर, इन दोनों कथनों के आधार पर हमारे पास ये डायग्राम निकल कर आया। ये डायग्राम हमने बना लिया है। अब इसके आधार पर दोस्तों हमें निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष क्या दे रखे हैं दोस्तों, देखिएगा। पहला दे रखा है कुछ कॉफी। कुछ कॉफी क्या है, चाय है। दोस्तों देखिएगा ये है कॉफी और ये है चाय। हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। और हमने कहा है जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला कथन तो सही होता है लेकिन सभी वाला कथन गलत होता है। इसमें दिया है कुछ कॉफी चाय है। तो देखिएगा ये सारी की सारी कॉफी, देखिएगा ये सारी की सारी चाय क्या है, कॉफी है। तो इसके अंदर से हम कह रहे हैं कि कुछ कॉफी, ये सारी कॉफी में से कुछ कॉफी क्या है, चाय है। ये इसके अंतर्गत है। तो कुछ कॉफी क्या है, चाय है। तो ये वाला कथन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। क्योंकि जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला कथन हमेशा सही होगा। देखिएगा बाद में दिया है कथन सेकंड, कुछ दूध चाय है। कुछ दूध क्या है, चाय है। तो देखिएगा दोस्तों इधर भी हम क्या कर रहे हैं, इधर भी हम इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कुछ दूध। दोस्तों ये सारा जो वेन डायग्राम है दूध का है, ठीक है। और उस दूध में से कुछ दूध जो है क्या है, चाय है। तो ये इसी का भाग क्या है, चाय है। तो यहां पर यह कथन भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो यहां पर हमने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष क्या निकाला, पहला निष्कर्ष था कुछ कॉफी चाय है, कुछ कॉफी। यहां से इतनी सारी ये जो कॉफियां हैं, इस कॉफियों में से कुछ कॉफी, ये इतनी सी कॉफियां क्या है, चाय है। उसके बाद में कुछ दूध चाय है, इतने सारे दूध में से कुछ दूध क्या है, चाय है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कथन इसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। परफेक्ट आंसर हमें देखना है। देखिएगा दोस्तों यहां पर दिया हुआ है 1, इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है और यहां है दोनों सही है। इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही अनुसरण करते हैं या दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों ये इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा कथन दिया हुआ है दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है, कथन। पर इस बार कथन दिया हुआ है सिर्फ हमें एक। देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष दिए हुए हैं ये 2। इन निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले भारत को जीतने के लिए एक गेंद पर कितने रन चाहिए दोस्तों, 6 रन चाहिए। इसका मतलब एक गेंद पर 6 रन चाहिए। तो क्या संभावना बनती है दोस्तों, अगर मैं उस गेंद पर छक्का लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, मैच जीत जाएगा। एक गेंद पर क्या चाहिए, 6 रन चाहिए जीतने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक गेंद पर 6 रन चाहिए तो 6 रन बना लेता है, छक्का मार देता है तो मैच जीत जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके आधार पर निष्कर्ष दे रखा है कि भारत मैच जीत जाता है, भारत मैच जीत गया। दोस्तों अगर उसने एक बॉल पर अगर 6 लगा दिया होगा तो भारत मैच जीत गया होगा। तो ये संभावना है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, संभावना है। और दोस्तों अगर भारत मैच नहीं जीता होगा तो क्या संभावना हो सकती है, तो हो सकता है कि वो 6 रन नहीं बना पाया। तो यह हो सकता है कि मैच टाइप हो गया हो, 5 रन हो गए हो। तो या तो ये संभावना बनेगी और भारत मैच नहीं जीता है, भारत मैच नहीं जीता है। इसका मतलब वो संभावनाएं हो सकती है, या तो हो गया होगा टाई और या हार गया होगा। दोस्तों ये 3 ही संभावनाएं बन सकती है।
मैच के अंदर या तो जीत सकते हैं या हार सकते हैं या टाई हो सकता है। तो पहला ऑप्शन था भारत मैच जीत गया। तो दोस्तों या तो ये हुआ होगा मैच जीत गया होगा, और मैच नहीं जीता होगा तो क्या हुआ होगा, या तो टाई हो गया होगा या फिर हार गया होगा। तो या तो ये संभावनाएं बन रही है, अगर छक्का मार दिया होगा तो जीत गया, और नहीं मारा है तो या तो टाई हो गया है या हार गया है। तो इसका मतलब ये दोनों ही जो निष्कर्ष है दोस्तों एक साथ में नहीं आ रहे हैं, एक टाइम पे एक ही निष्कर्ष आ रहा है, या तो मैच टाई हुआ है या हारे हैं, या फिर मैच जीत गए हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक निष्कर्ष फॉलो करता है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक है फर्स्ट सेकंड दोनों सही दोनों गलत, और यहां पर दिया हुआ है या तो फर्स्ट या सेकंड। तो दोस्तों ये दोनों जो ऑप्शन है एक साथ में नहीं आ सकते हैं, या तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा या सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। तो जो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन रहने वाला है ई, या तो फर्स्ट या सेकंड। या तो फर्स्ट इसका मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन रहा हुआ होगा, भारत मैच जीत गया होगा एक बॉल पर छक्का मारकर, और छक्का मारकर नहीं जीता होगा अगर, तो दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी संभावनाएं बन सकती है मैच नहीं जीता इसका मतलब टाई हो गया या हार गया। इन दोनों में से एक संभावना हो सकती है, और इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, या से लिखेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड। इसका मतलब या तो पहले वाली स्थिति आई हुई होगी या फिर सेकंड वाली स्थिति हुई होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ई, या इसका एकदम सटीक आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट कथन क्या है दोस्तों, इसमें हमें कथन दिया है कि कथन क्या है हमारा, देखिएगा कथन है हमारा सभी, क्या है दोस्तों, सभी चप्पल जो है वो जूते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में क्या बनाते हैं, ये हो गए दोस्तों चप्पल, और ये जो चप्पल हैं सभी के सभी, इसका मतलब इन सभी चप्पल को हमें कवर करना है, और इससे बड़ा डायग्राम बनने वाला है जूतों का। किसका बनने वाला है, जूते का। सभी के सभी चप्पल ये किसके अंतर्गत आ गए हैं, जूतों के अंतर्गत आ गए हैं। ये हमारा पहली कथन जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद में लिखा हुआ है कुछ जो जूते हैं वो क्या है, मोजे हैं। दोस्तों यहां पर हमें कहा हुआ है कि कुछ, यहां पर हमें सभी वाला कथन नहीं दिया हुआ है। अगर सभी वाला दिया होता तो इसके ऊपर ही डायग्राम बना लेते हम, और आसानी से हमारा देख लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है कौन सा नहीं निकल रहा है। इसमें कहा है कि कुछ जो जूते हैं वो कुछ जूते क्या हैं, मोजे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसका डायग्राम किस किस प्रकार से बन सकता है, हो सकता है डायग्राम इस प्रकार से हो, और यहां आ जाए मोजे, क्या आ जाए, मोजे। तो देखिएगा ये कथन निकल सही साबित हो रहा है क्या, कुछ जूते मोजे हैं। तो इतने सारे जूतों में से कुछ जो जूते हैं, ये इतने से, ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये कुछ जूते क्या हो गए हैं, मोजे हो गए हैं। ये कथन भी हो सकता है दोस्तों, और डायग्राम इसका एक और बन सकता है। और किस प्रकार से बन सकता है, तो देखिएगा वो एक और इस प्रकार से बन सकता है। इसके अंदर दोस्तों जूतों को ही कवर किया है, और हो सकता है इसमें चप्पल भी कवर हो रखे हो। किस प्रकार से हो रखे हो, इस प्रकार से देखिएगा। अगर इसमें देखते हैं हम कुछ जूते मोजे हैं, तो दोस्तों ये सारे जूतों में से कुछ जूते क्या हो गए हैं, मोजे हो गए हैं। और दोनों दोस्तों ये एक दूसरे के अलग है। इसने क्या कर रखा है, इसने सिर्फ जूतों को कवर कर रखा है, और इसने क्या कर रखा है, मोजों को भी कवर कर रखा है। यहां पर आ जाएगा मोजे। इसने क्या कर रखा है, सिर्फ जूतों को ही कवर कर रखा है, इसने जूतों के साथ साथ में चप्पल को भी कवर कर रखा है। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग कथन हो रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से डायग्राम या तो ये होगा इस प्रकार से, और यह होगा इस प्रकार से, दोनों में से एक सिचुएशन बनने वाली है। तो देखिएगा अब इसके आधार पर अगर हमें निष्कर्ष निकालने हो तो निष्कर्ष किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिएगा पहला जो निष्कर्ष हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ चप्पल क्या है, मोजे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर अगर मैं इसको सही मानता हूं तो इसके अंदर देखिएगा कुछ जो चप्पल है, यहां पर आ गए कुछ चप्पल मोजे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ चप्पल, ये वाला भाग बीच में आ रहा है, तो कुछ चप्पल क्या बन रहे हैं, मोजे बन रहे हैं। तो कथन ये वाला क्या हो रहा है, सही साबित हो रहा है। देखिएगा और यहां पर लिखा हुआ है कोई भी चप्पल मोजा नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर अगर इस वाला कथन देखें तो कोई भी चप्पल, यहां पर जो चप्पल है इतने चप्पल में से कोई भी चप्पल मोजा नहीं है। इसका मतलब जो ये मोजे वाला डायग्राम है ये चप्पल तक नहीं पहुंच रहा है। तो देखिएगा दोस्तों ये दोनों कथन दोस्तों साथ में हो सकते हैं क्या, या तो ये डायग्राम इस प्रकार से होगा, ये मोजे हैं चप्पल को भी कवर कर रहे होंगे, या फिर ये मोजे हैं ये चप्पल को कवर नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों या तो ये वाला होगा और या हो जाएगा ये वाला। जब भी या वाली स्थिति है इस प्रकार से हमें बिंदु बनाने हैं ताकि समझने में हमको क्या रहे, आसानी रहे।
कुछ चप्पल मोजे हैं, कुछ चप्पल मोजे हैं और कोई भी चप्पल मोजा नहीं है। तो दोनों, ये दोनों स्थितियां दोस्तों एक साथ में नहीं हो सकती है। या तो कुछ चप्पल मोजे होंगे या कुछ चप्पल मोजे नहीं होंगे, या तो इसको कवर कर रहा होगा या इसको कवर नहीं कर रहा होगा। इन दोनों में से एक स्थिति एक समय पर हो सकती है, दोनों स्थितियां साथ में नहीं हो सकती है। या तो इसको कवर करेगा या इसको कवर नहीं करेगा। तो दोस्तों ये दोनों जो निष्कर्ष हमें दे रखे हैं इस प्रकार से, ये दोनों निष्कर्ष एक समय पर नहीं हो सकते हैं। एक समय पर कोई एक निष्कर्ष ही होगा, या तो कोई भी चप्पल मोजा नहीं होगा या फिर कुछ चप्पल मोजे होंगे, दोनों में से एक निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से इसका आंसर देंगे। तो देखिएगा इसका आंसर रहने वाला है ई। क्या रहने वाला है? ई। या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट रहने वाला है या सेकंड रहने वाला है। दोनों दोस्तों एक साथ में नहीं आ सकते हैं, या तो कवर करेगा या कवर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका एकदम परफेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कथन दिए हुए हैं, और कितने कथन दिए हुए हैं? 2 कथन दिए हुए हैं, और दोनों कथन क्या क्या हैं? पहला कथन है सभी नाव जहाज है। दोस्तों सभी के सभी जो नाव है वो क्या है? जहाज है। क्या है? जहाज है। तो सबसे पहले मैं नाव का डायग्राम बनाता हूं। सभी के सभी जो नाव है ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों? जहाज के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका मतलब जहाज का वेन आरेख बड़ा बनने वाला है और नाव का बनने वाला है छोटा, क्योंकि सारी नाव किसके अंतर्गत आ रही है? जहाज के अंतर्गत आ रही है। तो यहां से ये हमारा पहला कथन हो गया। इसके बाद में देखिएगा सेकंड कथन, और सेकंड कथन में क्या कहा हुआ है? कुछ जहाज जो है वो कार है। दोस्तों जहाज का वेन आरेख बाहर वाला रहने वाला है, और इस बाहर वाले वेन आरेख के साथ में क्या होने वाला है कि कुछ जहाज है वो क्या है? कार है। तो दोस्तों इसका भी डायग्राम 2 प्रकार से बन सकता है। ये जहाज है, इस जहाज में अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो देखिएगा एक तो बन गया इस प्रकार से, और कुछ जहाज क्या है? कार। ये बना देता हूं मैं डायग्राम कार का। किसका? कार का। अब मैं कहता हूं कुछ जहाज कार है। तो दोस्तों ये सारे क्या है? जहाज है। इस जहाज के अंतर्गत तो ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है, ये क्या हो गया? कुछ हो गया। और कुछ ये जहाज क्या आ रहे हैं? कार आ रहे हैं। तो पहला वाला कथन, ये हमारा कथन क्या हो रहा है? सही साबित हो रहा है। लेकिन ये डायग्राम इस प्रकार से नहीं बनकर कुछ इस प्रकार से बनता। कैसे? देखिएगा इस प्रकार से बनता ये कार का डायग्राम। तो दोस्तों ये डायग्राम भी तो सही हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है? कुछ जहाज कार है। तो ये जो पूरी सारी जहाज है, इस जहाज में इतना सा भाग, ये जहाज का इतना सा भाग क्या है? कार है। तो ये कथन भी सही साबित हो रहा है। तो दोस्तों देखिएगा ये दोनों स्थितियां एक साथ में नहीं बन सकती है। या तो ये इसको कवर करेगा या इसको कवर नहीं करेगा। ये हमें इस प्रकार से इसको देखना है। तो या तो ये वाली स्थिति आएगी या ये वाली स्थिति आएगी। तो देखिएगा साथ में हमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, हमें निष्कर्ष क्या निकालना है। तो निष्कर्ष के लिए देखिएगा कुछ नाव जो है वो कार है और कोई भी नाव कार नहीं है। दोस्तों ये कथन जब भी यह वाली स्थिति आएगी इस प्रकार से, तो ये दोनों कथन एक दूसरे के एंटी होंगे। मतलब या तो उसको फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो देखिएगा कैसे है? कुछ नाव कार है, इसमें कहा हुआ है कुछ कार क्या है? नाव है, और कोई भी कार नाव नहीं है। इसका मतलब या तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है या सेकंड फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कार नाव बता रखी है और इसमें कोई भी कार नाव नहीं बता रखी है। तो इसमें से दोनों कथन दे रखे हैं, दोनों निष्कर्ष दे रखे हैं हमें। या तो ये निष्कर्ष ये वाला होगा या निष्कर्ष ये वाला होगा। अगर ये वाला फॉलो करेगा तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, और ये वाला फॉलो करेगा तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो हमें किससे बताना है? संभावना को बिंदु से बताना है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, जैसे ही संभावना बने, इस संभावना को बनाना है बिंदु से, तो इसमें हम आसानी से समझ जाएंगे कि यह वाली स्थिति आ रही है, या तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है या सेकंड फॉलो कर रहा है। या तो कुछ कार नाव हो सकती है, और कुछ कार अगर नाव नहीं हुई तो कोई भी कार नाव नहीं होगी। ये इसके अंदर फॉलो करने वाला है। चलिएगा एक और कथन लेते हैं, नेक्स्ट कथन। और कथन है हमारा कथन नंबर 7। कथन क्या है? देखिएगा कथन है कि कुछ पत्थर जो है ईंट है और सभी ईंट रेत है। तो देखिएगा सबसे पहला कथन बनाते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है कुछ पत्थर। कुछ पत्थर क्या है? ईंट है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बनाता हूं ईंट। ये हो गया ईंट।
क्या हो गया, ईंट हो गया। और हमें कहा हुआ है कुछ जो पत्थर है वो ईंट है, तो यहां पर पत्थर का डायग्राम बना देते हैं इस प्रकार से। पत्थर, दोस्तों ये पूरा डायग्राम जो रेड वाला है, ये रेड वाला डायग्राम है पत्थर का। और इन पत्थर में से जो ये कुछ पत्थर है यहाँ पर, ये कुछ पत्थर क्या बता रखे हैं हमने, ईंट बता रखे हैं। तो ये पहला वाला कथन हो गया, कुछ पत्थर क्या है, ईंट है। साथ ही हमें सेकंड डायग्राम क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है सभी की सभी जो ईंट है वो किसके अंतर्गत आ रही है, रेत के अंतर्गत आ रही है। और दोस्तों ईंट का डायग्राम ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो डायग्राम है ईंट का किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है रेत के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक बड़ा डायग्राम और बनने वाला है, और किस प्रकार से बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है यहाँ पर। और ये बनने वाला है रेत का, क्या किसका बनने वाला है, रेत का बनने वाला है। तो देखिएगा दोनों कथन हम वापस पढ़ के देखते हैं। पहला कथन है कुछ पत्थर ईंट है। दोस्तों ये सारे जो पत्थर है, इन पत्थर में से जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ब्लैक ब्लैक स्पॉट, ये क्या है, ईंट है। पहला कथन सही हो गया। दूसरा कह रहा है सभी ईंट है, ये जितनी भी ईंट है ये ब्लैक ब्लैक वाली, ये ईंट किसके अंतर्गत आ रही है, रेत के अंतर्गत। इसका मतलब रेत का वेन आरेख बड़ा बनने वाला है, ईंट का छोटा बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो ये वेन आरेख निकलकर हमारे सामने आता है और इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो देखिएगा निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, कुछ पत्थर रेत है, कुछ पत्थर क्या है, रेत है। तो देखिएगा यहां पर ये जो पत्थर है, इन पत्थर में से कुछ पत्थर रेत है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो वेन डायग्राम है, यहां से ये पूरा दोस्तों क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और क्या मिक्स हो रहा है, कुछ पत्थर रेत हैं। दोस्तों इन पत्थर में से यहां से जो मैंने रेड वाली लाइन खींची है, ये सारे पत्थर क्या है, रेत है। ये क्या है, सारे पत्थर रेत हैं। पर इधर वाले पत्थर क्या नहीं है, रेत नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कुछ पत्थर रेत हैं। तो ये वाला कथन हम क्या कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, क्योंकि इधर वाले जो ये कुछ है, ये कुछ क्या है, रेत है। तो पहला निष्कर्ष जो हमारा है वो एकदम सही होने वाला है। साथ में कहा हुआ है कि सभी जो रेत है वो सभी रेत क्या है, ईंट है। दोस्तों देखिएगा रेत का डायग्राम है बाहर वाला और ईंट का डायग्राम है अंदर वाला। तो सभी की सभी जो ये रेत है, ये रेत ईंट हो सकती है क्या दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ तो सही होता है, क्या होता है, कुछ वाला सही होता है, लेकिन सभी वाला क्या होता है, गलत होता है। कुछ वाला सही होता है लेकिन सभी वाला गलत होता है। जैसे देखिएगा यहां पर मैं कहता हूं कि कुछ रेत क्या है, ईंट है। तो दोस्तों सारी की सारी जो रेत है, रेत के अंतर्गत क्या आ रही है, ईंट आ रही है। सारी की सारी जो ईंट है वो रेत के अंतर्गत आ रही है। तो कह रहे हैं हम कि कुछ रेत ईंट है। तो इसके अंदर में से दोस्तों ये वाला जो भाग है, इसके अंदर क्या है, कुछ रेत ईंट है। लेकिन क्या सभी की सभी रेत ईंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो भाग यहां पर होगा वो क्या नहीं हो सकता, ईंट नहीं हो सकता है। तो सभी वाला आएगा गलत और कुछ वाला आएगा सही। तो यहां पर कहा हुआ है कि सभी की सभी जो रेत है वो ईंट है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो निष्कर्ष हमें दिए हुए थे और पहला निष्कर्ष था हमारा कुछ पत्थर रेत है, कुछ पत्थर रेत है। तो ये निष्कर्ष एकदम हमारा सही हुआ। लेकिन जो सेकंड जो निष्कर्ष था कि सभी रेत ईंट है, ये वाला क्या हो गया, गलत। तो इसके आधार पर अपना कौन सा आंसर सही होने वाला है उसको टिक कीजिएगा साथ में जल्दी से। क्या ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी सही होने वाला है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर एक हमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर एक हमें कह रहा है कि एक निष्कर्ष कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेकंड निष्कर्ष कर रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही होने वाला है, क्योंकि एक ही अनुसरण कर रहा है, सेकंड निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। एक और कथन देखते हैं दोस्तों, तो देखिएगा नेक्स्ट कथन। और नेक्स्ट कथन लिया है हमने कुछ इस प्रकार से, और वो क्या है कि सभी पंखे कूलर है और कोई भी कूलर एसी नहीं है। इस प्रकार से कथन है दोस्तों। और इसमें किसी भी प्रकार से जटिल क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसका वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम नहीं भी बनता है तो कौन सा निष्कर्ष उसको फॉलो कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, क्या दोनों एक साथ में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको समझना है। और इसको अगर हम समझ जाएंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए दोस्तों खेल हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे और वीडियो में इसका आंसर हम दे सकते हैं, आराम से इसको आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम नहीं बन रहा है तो इसको डायरेक्टली हमें समझने का प्रयास करना है। तो हमें कथन दिया हुआ है कि सभी पंखे कूलर है, सभी इसमें इस प्रकार से दिया होगा, या तो सभी है या कुछ है या कोई नहीं है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता
है। तो देखिएगा यहां दिया हुआ है सभी पंखे कूलर है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाने वाला हूं, सभी पंखों को बनाने वाला हूं, पंखे का वेन डायग्राम बनाने वाला हूं। तो पंखे का डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये हो गए पंखे, क्या हो गए, पंखे हो गए। और क्या कह रहा है, ये सभी के सभी जो पंखे हैं ये क्या है, कूलर है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो पंखे हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, कूलर के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से इस प्रकार से ये सारे के सारे पंखे किसके अंतर्गत आने वाले हैं, कूलर के अंतर्गत आने वाले हैं। और यहां से हमारा जो पहला जो कथन था वो कथन हमने उसका वेन डायग्राम बना लिया है। तो देखिएगा अब सेकंड जो है, कोई भी कूलर एसी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर दिया हुआ है हमें नेगेटिव पॉइंट, क्या दिया हुआ है, नेगेटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट क्या दिया है कि कोई भी कूलर एसी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर जो ये कूलर है, इस कूलर के ऊपर मैं अगर ब्लैक लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, तो देखिएगा अब मैं बनाता हूं एसी का, कि कोई भी कूलर एसी नहीं है। तो इसका मतलब जो दोस्तों एसी वाली होगा वेन डायग्राम, वो किसके पास नहीं आ सकता है, इस कूलर के पास नहीं आ सकता है। ये जो एसी वाला डायग्राम है ये आपस में मर्ज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कूलर एसी नहीं हो सकता है, तो ये आपस में मर्ज नहीं हो सकते हैं। ये लाइन खींचने का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे को टच कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं जा सकता है, ये इसके अंतर्गत नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें स्पष्ट मना कर दिया है कि कोई भी कूलर क्या नहीं है, कोई भी कूलर एसी नहीं है, तो ये आपस में मिल नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर ये नहीं मिल सकते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पंखे और एसी आपस में मिल सकते हैं क्या, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ये पंखे या एसी मिल सकते हैं, तो दोस्तों ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पंखे किसके अंतर्गत आते हैं, कूलर के अंतर्गत आते हैं। और अगर कूलर एसी से नहीं मिल सकता है, तो क्या पंखा एसी से मिल सकता है क्या, तो पंखा भी एसी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि पंखा ही कूलर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये आपस में एक दूसरे का टच कभी नहीं हो सकते हैं। बाहर वाला टच नहीं हो रहा है तो अंदर वाला टच हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो देखिएगा इसके आधार पर डिस्कस क्या है कि कुछ पंखे एसी है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो कुछ पंखे हैं, इन पंखों में से मैं कुछ पंखे लेता हूं तो एसी है। क्या ये संभव हो सकता है क्या, दोस्तों ये संभव नहीं हो सकता है। कुछ पंखे क्या नहीं हो सकते हैं, एसी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। अगर एसी कूलर के टच नहीं हो रहा है, तो कूलर के अंदर आ रहे हैं पंखे, ये तो आपस में कभी टच नहीं करेंगे। तो यहां से जो कथन था ये तो डायरेक्टली हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। और साथ में देखिएगा कोई भी पंखा एसी नहीं है। दोस्तों ये सारे जो पंखे हैं, इन पंखे में से कोई भी पंखा एसी नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि कूलर में एक भी कूलर एसी नहीं है, तो एक भी पंखा क्या नहीं होगा, एसी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो कथन है, ये वाला कथन सही होने वाला है, और ये वाला कथन गलत होने वाला है। तो देखिएगा कुछ पंखे एसी हैं, कुछ पंखे एसी है, ये हमें डिस्कस दिया था। और एसी और कूलर नहीं मिल सकते हैं, इसका मतलब कुछ पंखे क्या नहीं हो सकते हैं, एसी नहीं हो सकते हैं। और कोई भी पंखा एसी नहीं है, कोई भी पंखा एसी नहीं है। तो यहाँ पर हम ब्लैक लाइन लगाई, इसका मतलब ये मिल नहीं सकते हैं। तो सेकंड वाला कथन सही होने वाला है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुसरण करता है, या द्वितीय सेकंड निष्कर्ष है ये इसका अनुसरण करता है, पहला अनुसरण नहीं करता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है 2। क्या रहने वाला है, 2। चलिएगा एक और कथन के ऊपर इसको प्रैक्टिस करते हैं, और नेक्स्ट कथन लेते हैं हम। और हमारा कथन क्या है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमें कथन दिया है, और कथन में क्या दिया हुआ है, देखिएगा सभी पंखे कूलर हैं और कोई भी पंखा एसी नहीं है। तो निष्कर्ष दिए हैं हमें कूलर एसी नहीं है, कोड भी कूलर एसी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मिस टाइपिंग हो गई है, तो इसको रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखते हैं, और लास्ट में इसको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रखी है, मिस टाइपिंग हो रखी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन। ये हमारा कथन क्या दिया हुआ है हमें, तो देखिएगा इसके अंदर हमें कथन क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है। दोस्तों सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, खिलाड़ी है। तो देखिएगा सबसे पहले सभी विद्यार्थी किसके अंतर्गत आते हैं, खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूं विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे अंतर्गत आते हैं खिलाड़ी के। किसके आते हैं, खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी विद्यार्थी आते हैं खिलाड़ी के अंतर्गत। अब देखिएगा 60 सेकंड में क्या कह रखा है कि सभी जो विवाहित हैं वो खिलाड़ी हैं। क्या है, सभी जो विवाहित है वो खिलाड़ी है। दोस्तों विवाहित की स्थिति हमें सही नहीं दे रखी है, और क्या कहा हुआ है
कि सभी के सभी जो विवाहित है वो खिलाड़ी के अंतर्गत आए। हमें सिर्फ यही किया रखा है कि जितने भी विवाहित होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। यहां पर हमने पहले कथन में क्या देखा था कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, इसका मतलब सारे के सारे विद्यार्थी किसके अंतर्गत आएंगे, खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। खिलाड़ी का वेन आरेख बड़ा होने वाला है, विद्यार्थी का छोटा होने वाला है। और सेकंड जो कथन है सभी विवाहित खिलाड़ी हैं, क्या है, सभी विवाहित खिलाड़ी हैं, इसका मतलब खिलाड़ी के अंतर्गत विवाहित आने वाले हैं। पर यह नहीं दिया है कि विद्यार्थी के साथ आएगा या विद्यार्थी के साथ नहीं आएगा। तो यहां पर दो स्थितियां बनने वाली है, या तो आएगा साथ में या नहीं आएगा। तो देखिएगा इसके अंदर मैं एक बार इस प्रकार से बना देता हूं, विवाहित को यहां ले लेता हूं, इस प्रकार से यहां आ जाता है हमारा विवाहित। या तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये खिलाड़ी के साथ में विद्यार्थी के साथ में मर्ज नहीं होगा, या फिर इस प्रकार से हो सकता है, कुछ इस प्रकार से ये इसके अंदर मर्ज हो जाए। ये हो गया विवाहित। क्या हो गया, विवाहित। तो दोस्तों दोनों स्थितियों में से एक हो सकते हैं। तो या तो ये विद्यार्थी इस विवाहित के साथ में मर्ज होंगे, या फिर ये विद्यार्थी विवाहित के साथ में मर्ज नहीं होंगे। लेकिन कथन से ये तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भी विवाहित है इनकी स्थिति खिलाड़ी के अंतर्गत ही रहने वाली है। तो ये हमारा डायग्राम निकल के आया, ये हमने डायग्राम बनाया। इसके ऊपर अगर हमें निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाए तो निष्कर्ष हमें कितने दिए हुए हैं दोस्तों, 4 हमें निष्कर्ष दिए हुए हैं। इन निष्कर्ष के अंदर कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिएगा पहला जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा ये जो सारे के सारे दोस्तों विद्यार्थी है, ये क्या है, खिलाड़ी है। इसके अंदर हमें कहा है कि कुछ खिलाड़ी, दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों में से अगर मैं कुछ खिलाड़ी ले लेता हूं तो विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों सारे के सारे विद्यार्थी है वो खिलाड़ी के अंतर्गत आ रहे हैं। और हम जब भी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ वाला कथन तो हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो कुछ खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी है। तो ये पहला कथन है, तो ये पहला कथन तो सही होने वाला है, क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे के नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीच वाला, यहाँ वाला जो खिलाड़ी है वो विद्यार्थी हो सकता है। चलिएगा सेकंड कथन, सेकंड निष्कर्ष देखिएगा, कुछ खिलाड़ी जो है वो विवाहित है। कुछ खिलाड़ी क्या है, विवाहित है। तो देखिएगा ये जो सारे खिलाड़ी है, इन खिलाड़ी के अंदर ही विवाहित आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब देखिएगा सेकंड, थर्ड वाला है ना, फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है। और थर्ड क्या कहता है कि कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, विवाहित हैं। तो देखिएगा दोस्तों, या तो विवाहित का डायग्राम विद्यार्थी के साथ में आने वाला है, पहली स्थिति। और अगर ये स्थिति नहीं आती है, जो ये विवाहित हैं ये विद्यार्थी के साथ में नहीं आता है, तो हो सकता है कि ये अलग से है। तो इसका मतलब या तो जो विवाहित हैं ये विद्यार्थी हैं, और या तो ये विवाहित है विद्यार्थी नहीं है। तो कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं और कोई भी विद्यार्थी विवाहित नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा इन दोनों में से, दोनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति फॉलो करेगी। या तो कोई भी विद्यार्थी है ये विवाहित नहीं है, तो ये सारे विद्यार्थियों में से कोई भी विवाहित नहीं होगा, इसका डायग्राम अलग अलग रहेगा। और अलग अलग अगर नहीं रहा तो क्या होगा, या इसको मर्ज कर रहा होगा या इसको मर्ज नहीं कर रहा होगा। तो दूसरी स्थिति बन सकती है कि कुछ विद्यार्थी विवाहित है, या तो कुछ विद्यार्थी विवाहित है या कोई भी विद्यार्थी विवाहित नहीं है। तो इन दोनों में से स्थिति कौन सी आने वाली है, इन दोनों में से एक आने वाली है, ये आएगी तो ये नहीं आएगी, और ये आएगी तो ये नहीं आएगी। इन दोनों में से एक स्थिति आने वाली है। हमारा पहला सही होने वाला है, सेकंड सही होने वाला है, और थर्ड और फोर्थ में से कोई भी एक स्थिति आने वाली है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन के अंदर अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन एक कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, थर्ड फॉलो कर रहा है, और दोस्तों थर्ड फॉलो फोर्थ फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला ऑप्शन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो इसके अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर ऐड किया दिया है फोर्थ, तो ये भी गलत होने वाला है। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, दोस्तों ऐसा नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो फॉलो कर रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से एक फॉलो कर रहा है, दोनों एक साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी होने वाला है गलत। इसके बाद देखिएगा फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो फॉलो कर रहे हैं, और साथ में क्या दिया है, थर्ड या फोर्थ। जब भी या वाली स्थिति आए इसका मतलब दोनों में से एक फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। फर्स्ट और सेकंड तो फॉलो करते हैं, और थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई भी एक फॉलो करता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फॉलो करते हैं, और थर्ड या फोर्थ में से कोई एक फॉलो करता है। तो चलिएगा नेक्स्ट कथन लेते हैं, और नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कथन कह रहा है राम एक विद्यार्थी है। दोस्तों राम क्या है, एक विद्यार्थी है, और कुछ विद्यार्थी क्या है, कमजोर है। राम
कमजोर विद्यार्थी है, तो देखिएगा राम एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों जो राम का डायग्राम बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि अगर मैं राम का डायग्राम बना देता हूं तो राम एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों जो राम आएगा ये किस डायग्राम के अंतर्गत आएगा, ये विद्यार्थी के डायग्राम के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से जो राम का डायग्राम बन रहा है विद्यार्थी के अंतर्गत बन रहा है, तो राम एक क्या है, विद्यार्थी है। तो ये हमारा पहला कथन हो गया। इसके बाद में देखिएगा सेकंड कथन हमारा क्या होने वाला है, कुछ विद्यार्थी हैं वो क्या है, कमजोर है। दोस्तों ये सारे डायग्राम जो बना हुआ है हमारा बाहर वाला, ये किसका बना हुआ है डायग्राम, विद्यार्थी का बना हुआ है। तो इस विद्यार्थी के लिए क्या कहा हुआ है कि इसमें से कुछ विद्यार्थी, सारे के सारे नहीं, कुछ विद्यार्थी क्या है, कमजोर है। तो दोस्तों हो सकता है कि डायग्राम कुछ इस प्रकार से बने, ये आ जाए कमजोर का, और हो सकता है दोस्तों इन्होंने राम को भी शामिल कर रखा हो, और राम को शामिल कर रखा है तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से। और ये किसका बन सकता है, कमजोर का। तो देखिएगा दोनों कथन वापस पढ़ते हैं। पहला कथन दे रखा है राम एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों जो राम है ये विद्यार्थी के अंतर्गत आ रहा है, ये पहला हमने बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी कमजोर है। तो हो सकता है राम को भी इन्वॉल्व कर रखा हो, क्योंकि राम भी क्या है, विद्यार्थी है। और हो सकता है राम को इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर राम को इन्वॉल्व नहीं किया है तो राम कमजोर विद्यार्थियों में नहीं आ रहा है, और राम को इन्वॉल्व कर दिया है तो राम किस में आ रहा है, कमजोर विद्यार्थियों में आ रहा है। तो देखिएगा क्या कह रहा है हमारा निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है राम कमजोर विद्यार्थी है। क्या है, यहां पर लिखिएगा, कमजोर दो बार आ गया है, यहां पर क्या आ जाएगा, विद्यार्थी। क्या आ जाएगा, विद्यार्थी। राम क्या है, कमजोर विद्यार्थी है। और दूसरा क्या कह रहा है, राम होशियार विद्यार्थी है। तो देखिएगा दोस्तों ये दोनों स्थितियां जो है एक साथ नहीं हो सकती है। राम अगर कमजोर विद्यार्थी के अंदर आएगा या फिर राम आएगा होशियार विद्यार्थी के अंदर, या तो कमजोर होगा या कमजोर नहीं होगा। तो इनके अंदर अगर ये वाली स्थिति बनेगी तो ये वाली स्थिति नहीं बनने वाली है, और अगर ये वाली स्थिति बनती है तो ये वाली स्थिति नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आने वाला है, यह वाली स्थिति आने वाली है। और साथ ही क्या कह रखा है कि कुछ जो कमजोर है वो विद्यार्थी हैं, कुछ जो कमजोर हैं वो विद्यार्थी हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। कुछ कमजोर क्या होने वाले हैं, विद्यार्थी होने वाले हैं। इतने कमजोर में से कुछ कमजोर जो ये वाला हिस्सा है इस प्रकार से, इसमें देखें तो भी कुछ वाला हिस्सा, और इसके अंदर देखें तो ये भी ये वाला हिस्सा है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, कुछ के अंदर आ जाएगा। तो कुछ कमजोर क्या है, विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड एक साथ नहीं आ सकते हैं, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। सेकंड और थर्ड, दोस्तों सिर्फ सेकंड नहीं आ सकता है, या तो सेकंड आएगा, सेकंड या फर्स्ट आएगा। तो हमें या वाली स्थिति दी हुई होनी जरूरी है कि या तो फर्स्ट है या सेकंड है। इसमें डायरेक्ट सेकंड दे दिया है तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। इसमें देखिएगा या तो एक या दो, या तो एक या दो। इसके मतलब इसके अंदर ये राइट होगा तो ये गलत होगा, और ये गलत होगा तो ये राइट होगा। या वाली स्थिति दे दी है, और साथ में दे दिया है 3। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड, और तीसरा तो ऑटोमेटिक राइट होने वाला है। क्यों, क्योंकि कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं, तो इसमें से कुछ वाला भाग इसके अंदर मर्ज होने वाला है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा, दोनों में से तो एक हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड में से, और तीसरा निष्कर्ष एकदम परफेक्ट सही होने वाला है। तो हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड और तीसरा निष्कर्ष। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, या तो फर्स्ट या सेकंड और थर्ड आ जाएगा। चलिएगा तो देखिएगा दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने साइलोनिज्म न्याय वाक्य से संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, उसको समझा, और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली हमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हमें कुछ कथन दिए हुए होंगे, हो सकता है कथन वो 2 हो या 3 हो, इस प्रकार से हमें कथन दिए हुए होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर ही हमें कुछ निष्कर्ष दिए हुए होंगे, ये भी 2, 3, 4 किसी भी संख्या में हो सकते हैं। और इन कथन और निष्कर्ष के बाद में कुछ हमें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप दिए ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिसमें कहा होगा या तो फर्स्ट है या सेकंड है, या दोनों हैं या दोनों नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और सबके अंदर ये सेम ऑप्शन होते हैं। तो इस कथन के आधार पर हमें सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम के आधार पर हमें यह निष्कर्ष निकालना है बाद में कि इस वेन डायग्राम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं। और जो भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो हमें क्या करना है, टिक करना है। और जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, उसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है हम उसको टिक करना है।
तो जनरली बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उस संदर्भ में कुछ वाली बात तो सही होती है, लेकिन सभी वाली बात सही नहीं होती है। लेकिन जब हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, किस प्रकार से, यहां से अगर अंदर वाला डायग्राम है ये और ये है बाहर वाला डायग्राम, अगर मैं यहां से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर क्या होने वाला है, कुछ वाला तो क्या होने वाला है, सही होने वाला है, लेकिन सभी वाला क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। लेकिन देखिएगा अगर मैं ये बाहर से कहां गया, अंदर की तरफ गया, लेकिन मैं अंदर से बाहर की तरफ जाता हूं कुछ इस प्रकार से, अंदर से बाहर की तरफ जाता हूं तो यहां पर सभी और कुछ इस प्रकार के दोनों कथन दे रखे हैं, तो ये दोनों कथन ही क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। और इस संदर्भ में क्या होने वाला है, कुछ वाला सही होने वाला है और सभी वाला गलत होने वाला है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। और तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यही विराम देते हैं, अगले सेशन में नई क्लास के साथ में आते हैं। और तब तक दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हैं। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।